कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जिया भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी, मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ और इतना प्यार करने वाला पति देने के लिए। बस इन दोनों को किसी की बुरी नज़र न लगे, हमेशा इन दोनों का साथ और प्यार बना रहे। आप हमेशा उसे खुश रखना, मेरी आपसे बस यही विनती है। भगवान करे मेरी आरोही को दुनिया की सारी खुशियाँ नसीब हो। थैंक यू भगवान। जिया मन ही मन कहकर मुस्कुराती है और वहीं उसके साथ थोड़ी दूर पर खड़ा रोहित जिया को अजीब तरह से घूर रहा था, क्योंकि जिया ये सब बोलते हुए अजीब अजीब तरह का मुंह बना रही थी, जिस कारण दक्ष के असिस्टेंट रोहित को जिया कुछ अजीब सी बेवकूफ पागल लड़की लग रही थी। वो उसे घूरते हुए मन में बोला, बताओ, एक हमारी लेडी बॉस है जो कि इतनी शांत स्वभाव की है, और कहाँ ये उनकी फ्रेंड, कहीं से भी लगती नहीं है कि उनकी फ्रेंड है, पूरी की पूरी पागल है। पूरी दुनिया में लेडी बॉस को क्या यही लड़की मिली थी फ्रेंड बनाने के लिए? ये सब रोहित मुंह बनाते हुए बोलता है और फिर वापस से अपनी नजरें मंडप की तरफ कर लेता है। पंडित जी धीरे धीरे शादी की सारी रस्मों को दक्ष और आरोही से करवाते हैं। पहले पंडित जी उन दोनों को साथ फेरे लेने के लिए कहते हैं। आरोही और दक्ष दोनों खड़े होते हैं, पर जैसे आरोही चलने के लिए कदम बढ़ाती है, दक्ष तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। आरोही तो दक्ष के इस मूव से बस हैरानी से दक्ष को देखती रह जाती है, पर दक्ष कुछ नहीं बोलता है। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मानो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही हो। उसी तरह दोनों के साथ फेरे पूरे होते हैं, फिर दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी दत्त को एक थाली की तरफ इशारा करते हुए बोले, अब आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। दत्त पंडित जी की बात मानकर पास की थाली में रखे सिंदूर की डिब्बी को उठाता है और चांदी के सिक्के से सिंदूर को लेकर आरोही की मांग में भर देता है। सिंदूर लगाते हुए सिंदूर के कुछ बूंद आरोही के मांग से होते हुए नाक पर गिर जाते हैं। आरोही तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों में बसे दो बूंद आंसू गालों पर लुढ़क जाते हैं, जो कि उसकी खुशी के आंसू थे। फिर पंडित जी दत्त को अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं, तो दत्त आरोही को एक बहुत ही प्यारा पेंडेंट नुमा मंगलसूत्र पहनाता है, जिसके लॉकेट में बहुत ही खूबसूरती से डीए लिखा हुआ था। फिर पंडित जी दोनों को कहते हैं कि अब आप लोगों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों लोग पति पत्नी हुए। उठिए और जाकर आप लोग भगवान के आशीर्वाद ले लीजिए। दक्ष को तो इन सब रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आरोही के कहने पर वो दोनों वहीं विला में बने एक मंदिर में जाते हैं और सबसे पहले आरोही वहां दिया जलाती है। पंडित जी को दक्ष का असिस्टेंट रोहित दक्षिणा देकर वहां से विदा कर देता है। जिया जल्दी से जाकर आरोही के साथ मंदिर में खड़ी हो जाती है। जिया तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी कि जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं आरोही भी बहुत ज्यादा खुश थी दक्ष को अपने पति के रूप में पाकर, और वहीं दक्ष की नजर तो आरोही पर से तो मानो हट ही नहीं रही थी। पूजा करते समय आरोही इतने मन से दिया जला रही थी कि जिस कारण दक्ष चाहते हुए भी आरोही पर से उसकी नजर नहीं हट रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग बैठकर डाइनिंग टेबल पर लंच करते हैं और उसके बाद जिया आरोही से कुछ कहकर जाने लगती है। तब आरोही उसे रुकने के लिए कहती है कि आज का दिन तो यहीं रुक जा, जिससे जिया आरोही के कान में फुसफुसाकर बोली, सॉरी मेरी जान, अगर मैं यहाँ रही तो तू तो मेरे साथ ही पूरा टाइम रहेगी। वैसे भी आज का दिन और रात तेरा और जीजा जी का है, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर जिया वहां से जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दच, जो कि कुछ दूर खड़ा था, वो जिया के एक्सप्रेशन को देख उसकी बात साफ साफ समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद आरोही अपने रूम में चली जाती है और वहीं दच स्टडी रूम में जाकर अपना कुछ जरूरी काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रात के टाइम होता है। रात को वो दोनों डिनर करके बातें करते हैं। फिर आरोही कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो दक्ष कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आरोही अपने रूम में जाती है और बालकनी में खड़ी होकर सामने की तरफ देखने लगती है। जब वो कुछ देर बाद बालकनी से रूम की तरफ घूमती है तो वो हैरान रह जाती है। उस रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था।
आरोही यही सोचने लगती है कि क्या अभी तो दोपहर में जब मैं आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से कैसे 2 घंटे के अंदर रूम में इतनी खूबसूरती से सजा दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। अभी आरोही अपनी जगह पर खड़ी होकर गुमसुम सी यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो पीछे मुड़ती है उससे पहले ही पीछे से दच उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींचते हुए कान में फुसफुसाते हुए ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आरोही हैरानी से आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगती है। आरोही हैरानी से दच की तरफ देख रही थी। वहीं दच मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, आर यू रेडी फॉर टुनाइट? ये सुनते ही आरोही फिर से हैरान रह गई। वो सोचते हुए मन ही मन में बोली, आखिर मिस्टर खन्ना ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने तो उनसे साफ साफ कहा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अभी ये सोच ही रही थी कि दच उसे एक झटके में अपने बाहों में उठा लेता है और रूम के अंदर ले जाता है। आरोही तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। वहीं दच ने उसे उठा लिया और रूम में लेकर आ गया। आरोही डर से अपनी बाहों को दच के गले में लपेट ली। वह हैरानी से अभी भी दच को देख रही थी। वहीं दच के चेहरे पर एक किलर स्माइल थी। वो आरोही की आंखों में देखकर अपने एक आई ब्लिंक कर किया और धीरे से उसे बेड पर लिटा दिया। आरोही अभी भी बिना कुछ बोले सिर्फ दच को ही देख रही थी। वो देखना चाह रही थी कि आखिर दच करना क्या चाहता है। वहीं दच धीरे से उसकी तरफ झुका और बिना वक्त गंवाए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे डीपली किस करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस काफी पैशनेट होने लगी। आरोही बार बार कसमसाते हुए दच को खुद से दूर करने की कोशिश करती, पर दच तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। दच तो आरोही के सॉफ्ट स्वीट चेरी जैसे होठों को चूमने में पूरी तरह से खो गया था। वो आरोही के दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर उसे बेड पर पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर काफी पैसे के लिए किस करने लगता है। किस करते हुए वो आरोही को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो अपने छोटे छोटे हाथों को दच के कंधे पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। पर दच को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज आरोही के साफ होठों को छोड़ना ही नहीं वाला है। दच को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो आरोही के होठों को आज पूरी तरह से खा जाने चाह रहा हो। दच किस तरह करते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर किसी के होठ इतने सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं। वो आरोही के होठों के रसों को पिए जा रहा था। ऐसे ही समय बीतने लगा। 20 मिनट बाद जब दच को यह एहसास हुआ कि आरोही सांसें नहीं ले पा रही है तो वो धीरे से आरोही के होठों को छोड़ दिया और उसके माथे को अपने माथे से लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं आरोही गहरी गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब वो खुद की सांसों को कंट्रोल कर लेती है तो वो दच के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाकर मारती हुई बोली, हाउ डियर यू मिस्टर खन्ना। आरोही की बात सुनकर दच अपनी आंखों को उचकाते हुए बोला, व्हाट डिड यू से वाइफी, प्लीज से मी अगेन। आरोही गुस्से से दच को धक्का देकर बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर खन्ना? दच तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर अपने ऊपर कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शायद तुम भूल रही हो हम हस्बैंड वाइफ हैं। डोंट टेल मी मिस्टर खन्ना, नाउ यू कैन कॉल मी हबी वाइफी। दच की बात सुन आरोही शर्म से लाल हो गई और अपनी नजरें नीचे कर ली। ना जाने क्यों उसे हबी शब्द बोलने में शर्म आ रही थी। वो शर्म के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसका चेहरा भी सुर्ख लाल होने लगा। ये देखकर दच धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आई रियली लाइक योर रेड चिक्स, आई वॉन्ट टू ईट यू राइट नाउ वाइफी। आरोही दच की बात सुन आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोली, नो नो यू कॉन्ट डू दिस, कहकर खुद को छुड़ाने लगी। पर दच था कि उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। इसी तरह दोनों में एक दूसरे से दूर जाने की लड़ाई होने लगी। जितना आरोही दच से दूर जाने की कोशिश करती दच उसे और मजबूती से अपनी तरफ खींच लेता। अंत में आरोही खुद को छुड़ाने में नाकाम होकर थक कर बोली, लीव मी हबी। आरोही के मुंह से दच ने जब हबी शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या कहा आईपी, मैंने ध्यान से नहीं सुना, प्लीज से अगेन। आरोही शर्मा कर नजरें नीची करते हुए ना में अपने सिर को हिला देती है। ये देखकर दच उसकी कमर में हाथ डाल उसे चिकोटी काटते हुए बोला, वाई प्लीज से अगेन। फिर आरोही ने धीरे से उसके कानों में ऐसा कुछ कहा जिसे सुन दच का मुंह खुला का खुला रह गया।
आरोही दत्त की बात सुनते ही शर्माते हुए अपने होठों को अपने दांतों के बीच काटते हुए धीरे से बोली, प्लीज लीव मी माई स्वीट हबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर दच कस कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, ओके वाइफी, तुम अब सो जाओ। ये कहकर वो उसे बहुत ही आराम से उसके सिर को सहलाते हुए सुलाने लगा। आरोही भी दच की बाहों की गर्माहट महसूस कर सुकून से सो गई। दच उसे सुकून से सोते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। कुछ देर बाद आरोही सुकून से दच की बाहों में सो रही थी। वहीं दच उसके बालों के साथ खेलते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। और कुछ सोचते हुए एक टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, नाउ आई एम हबी, यू आर ओनली माइन। अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये कहकर वो आरोही की तरफ देखकर प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसकी बाहों में जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद वो भी नींद के आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ जिया, जिसे उसके फ्लैट पर छोड़ने के लिए दत्त ने अपने असिस्टेंट रोहित को कह दिया था, उसका असिस्टेंट जिया को लेकर जा रहा था। वहीं रास्ते में जिया पूरे समय लगातार बोली जा रही थी। रोहित, जो कि काफी शांत स्वभाव का इंसान था, वो सामने की तरफ देखते हुए खुद में बोला, ना जाने कहाँ से मुझे बॉस ने इस पागल लड़की के साथ भेज दिया। कब से देखो बस बक बक किए जा रही। मेरा तो सिर भी दर्द करने लगा है। वो जिया की तरफ घूर कर देखता है और वापस से टाइप करने लगा। वहीं जिया थी कि दक्ष और आरोही को साथ देखकर खुशी में बोले ही जा रही थी। वो बार बार रोहित के कंधे पर अपने हाथों से टैप करते हुए देखने के लिए कहती, पर रोहित था कि उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। रोहित को तो मानो उसकी बातें सुनकर इरिटेशन हो रही थी। कुछ देर बाद जब रोहित से नहीं बर्दाश्त हुआ तो एक जगह अचानक से एक झटके में कार रोक दिया। जिया उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे तुमने यहाँ क्यों कार रोक दी? अभी मेरा फ्लैट नहीं आया है। चलो जल्दी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मुझे अभी घर जाकर और काम करना है। मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर दक्ष के असिस्टेंट रोहित को और गुस्सा आने लगा। वो एक झटके में जिया को पकड़ा और उसके गालों को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, दोबारा अगर अपनी ये चोंच खोली तो इसे बंद करने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। जिया रोहित का ये रूप देखकर हैरान रह गई। उसे तो समझ में नहीं आया कि अचानक से रोहित को क्या हो गया। वो एक झटके में उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए बोली, यू इडियट, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुमसे थोड़ी सी बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गए। कब से देखो कुछ बोल नहीं रहे हो। पता नहीं कौन से बंदर को मेरे साथ भेज दिया है मेरी जीजू ने। वापस से जिया उसी तरह बकबक करने लगी। अब रोहित से जिया की बकबक बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक झटके में उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चुप करा दिया। एक पल के लिए तो जिया शॉक रह गई। वहीं दूसरी तरफ करण मायरा के साथ होटल रूम में लेटा हुआ था। मायरा सुकून से सो रही थी। वहीं करण के दिमाग में बार बार कुछ चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि आखिर 2 दिन से आरोही की कोई खबर नहीं मिल रहा है। ना जाने आरोही कहाँ है। वो किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो जाए आरोही को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसे पता था कि शर्मा एम्पायर की सारी प्रॉपर्टी आरोही के नाम पर है और वो अभी मायरा के साथ है। वो शर्मा एम्पायर की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे आरोही चाहिए थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे धीरे से मायरा को बेड पर लिटाया और खुद मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। वो बालकनी में जाकर आरोही को कॉल मिला देता है। कुछ रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। ये देखकर करण हैरान रह गया, क्योंकि आज तक कभी भी आरोही ने करण की कॉल कट नहीं किया था। करण सोचने लगा, आखिर आरोही ने उसकी कॉल को क्यों कट किया। फिर कुछ सोचकर पापा से आरोही को कॉल किया तो दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुन वो हैरान रह गया। करण बार बार हैरानी से अपने फोन को देख रहा था, क्योंकि वो आरोही को फोन कर रहा था तो उसका फोन पहले पूरी पूरी बेल गई और उसके बाद अचानक ही उसका कॉल कट हो गया। जैसे ही फोन स्विच ऑफ की टोन करण के कानों में पड़ा, वो हैरान रह गया। वो सोच भी पड़ गया था कि क्योंकि आरोही ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था, तो आज अचानक ऐसा कैसे हो गया। आरोही ने उसका नंबर देखते ही क्यों उसके नंबर से कॉल भी पिक नहीं किया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। काफी देर तक वो वही बालकनी में बैठा सामने आसमान की तरफ देखते हुए वो कुछ सोचने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, बस अब ज्यादा देर देर नहीं करूंगा। आज की रात और कल मैं तुमसे मिलूंगा और अगले दिन ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं कर सकता।
मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है। इसके साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ भी तो कुछ मजे लेने हैं। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगा। उसकी हंसी दूर दूर तक गूंजने लगी। इस समय वो किसी पागल की तरह हरकतें कर रहा था। उसकी हंसी इस तरह से गूंज रही थी जैसे मानो कोई राक्षस हो। दूसरी तरफ आरोही दच की बाहों में थी और दच आरोही के मोबाइल को अपने हाथों में लेकर स्विच ऑन किया और गुस्से से उस फोन को घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आरोही के मोबाइल को नहीं बल्कि करण उसके सामने खड़ा हो और वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहा था। दच का बस चलता तो वो मोबाइल में घुसकर करण को अभी जान से मार देता, पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। कुछ देर पहले तो वो आरोही के साथ सो रहा था। तभी उसे आरोही के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उस रिंगटोन की आवाज सुनकर आरोही थोड़ी कसमसाने लगी। आरोही को कसमसाता हुआ देखकर दच जल्दी से मोबाइल ढूंढने लगा तो उसे बगल के स्टैंड पर रखा हुआ आरोही का मोबाइल दिख गया। दच ने तुरंत आरोही का फोन स्टैंड पर से लेकर चेक किया तो उस पर करण का नंबर शो हो रहा था। ये देखकर पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। वो सोचने लगा कि रात को उसने क्यों आरोही को कॉल किया। वो भी सोचने लग गया कि जरूर रोहन फ्री हुआ होगा तो उसे आरोही की याद आ गई होगी। दच को मन ही मन करण पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक नजर उसने आरोही के सोते हुए मासूम चेहरे को देखा और वापस उस मोबाइल की तरफ देखकर तुरंत उस मोबाइल पर आ रहे कॉल को कट किया। 2-3 बार करण की कॉल आने पर उसे और गुस्सा आने लगा। फिर दच करण के आ रहे कॉल को कट कर देता है और वापस से मोबाइल स्विच ऑफ कर साइड में रख दिया। उसके बाद वो प्यार से आरोही की तरफ देखने लगा। उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोला, अब और नहीं, मैं तुम्हारे आसपास भी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो खुशी तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि अब से तुम कोई आम लड़की नहीं, दच खन्ना की वाइफ हो। अगर दच की वाइफ की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। ये सब कहते हुए दच की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वो आरोही को अपने बाहों में भरकर नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ करण की तेज तेज हंसी की आवाज सुनकर मायरा की नींद खुल गई। जब उसने अपने बगल में देखा तो करण उसके बगल में नहीं था। वो करण को आवाज लगाने लगी पर जब कोई आवाज नहीं आई तो उठकर इधर उधर देखने लगी। जब उसकी नजर बालकनी में गई तो करण वहीं खड़ा हंस रहा था। जब पीछे से मायरा करण के कंधे पर हाथ रखती है तो करण चौंक जाता है। फिर वो मुड़कर देखता है तो मायरा होती है। मायरा बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब से क्यों हंसे जा रहे हो? करण उसकी बात सुनकर बोला, बेबी, वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोचा क्यों मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैं वहां से बालकनी में आ गया और एक जोक देखकर हंसी आ गई। ये कहकर वो मायरा के कुछ बोलने से पहले ही उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। सुबह का वक्त। सुबह जब आरोही की आंखें खुली तो वो खुद को बेड पर अकेली पाई। पहले तो वो हैरान रह गई, इसलिए वो इधर उधर ढूंढने लगी। उसे अच्छे से याद था कि रात को वो और दच एक साथ सोए थे। आरोही ये सब सोचकर बेड से उठने लगी तभी रूम का डोर ओपन हुआ और दच रूम के अंदर आया। दच ब्लैक कलर की वेस्ट और शॉर्ट्स में था। वो अभी जिम से वर्कआउट करके आ रहा था, जिस कारण उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। इस वक्त दच और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ना चाहते हुए भी आरोही की नजरें उस पर चली जा रही थी। आरोही की नजरें दच के वाइफ शेप्स और कसे हुए गठीले बदन पर बार बार चली जा रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा, पर जैसे उसकी नजर दच की नजरों से मिली तो वो चौंक गई। दच के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए आरोही की तरफ बढ़ा और धीरे से आरोही, जो कि अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए खड़ी थी, उसके पास गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ। तुम चाहो तो मुझे जी भर करके देख लो, देख क्या लो, छू भी सकती हो। ये तुम्हारा हक है। ये कहते हुए दच आरोही के हाथ को पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। आरोही दच की बात सुनकर शर्म से पूरी लाल हो गई। फिर जल्दी से हड़बड़ाते हुए दच को खुद से दूर करते बोली, ये ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? हटिए, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी दच उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, क्यों ना हम समय को बचाने के बारे में सोचे? व्हाट डू यू थिंक वाइफी?
आरोही दच की बात सुनकर सोच में पड़ गई और कंफ्यूज भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी अचानक दच मुस्कुराते हुए बोला, हाउ इनोसेंट वाइफी, यू डू नॉट नो मैंने तुमसे क्या कहा है। मेरे कहने का मतलब है, क्यों ना हम दोनों साथ में वॉशरूम में चलें और साथ में शावर लें, जिसके समय और पानी दोनों बच जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? दच की यह बात सुनकर आरोही सर से पूरी पानी पानी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दच की तरफ घूर के देखी और घूर कर देखते हुए गुस्से से बोली, आपको समझ में नहीं आता है? मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझसे दूर रहा करें। भले ही वो दच को खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी, पर उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी, जिसे दच बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। इस समय आरोही का चेहरा पूरा लाल था। अब ये बताना मुश्किल था कि वो गुस्से से लाल था या शर्म से, पर जैसा भी था, दच को उसकी आरोही हर रूप में अच्छी लगती थी। दच आरोही की टमाटर की तरह लाल पड़े गाल को देखकर मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़कर उसके गालों को बाइट करते हुए बोला, यू आर लुकिंग सो हॉट ऑलवेज वाइफी। तुम गुस्से में भी इतनी हॉट और सेक्सी लगती हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये कहकर दच मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आरोही आंखें फाड़े अपनी जगह पर सुंदर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद वो सेंस में आई तो उसे दच का इस तरह से उसे बाइट करना याद आ गया और वो अचानक ही उसके हाथ अपने ही गालों में चले गए। खुद को शीशे में देखकर आरोही हल्का मुस्कुराने लगी, पर अभी आरोही ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। इस बात से अनजान आरोही मुस्कुराई जा रही थी। आरोही को इस बात का ध्यान नहीं था कि वो धीरे धीरे दच की प्यार की गिरफ्त में पड़ रही है। वहीं दच वॉशरूम में जाकर गुनगुनाते हुए शावर ले रहा था। उसके होठों पर एक किलर स्माइल थी। अगर इस वक्त कोई भी लड़की उसे इस तरीके से देखती तो उस पर मोहित हो जाती, क्योंकि उसकी स्माइल एकदम कातिलाना थी। करीब आधे घंटे बाद दच वॉशरूम से बाहर आया तो आरोही रूम में नहीं थी। वो दूसरे रूम में शावर लेने चली गई थी। दच गुनगुनाते हुए चेंजिंग रूम में गया और कुछ ही देर में 3 पीस सूट पहनकर बाहर आया। वो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी आरोही रूम में आई। आरोही भी शावर लेकर तैयार हो गई थी। इस वक्त वो पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरोही आंखों में हल्का काजल, माथे पर सिंदूर और गले में दच का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा पहने हुए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। दच की नजरें तो मानो आरोही पर ही टिक गई थी। आरोही का ये रूप देखकर दच हैरान था। वो मन ही मन बोला, ऐसे और कितने रूप हैं तुम्हारे वाइफी? अब क्या मेरी जान लेकर ही मानोगी क्या कि हर रोज नया रूप दिखाती हूँ मैं? और कितने दिन तक खुद को रोक पाऊंगा? ये कहते हुए वो एक गहरी सांस लिया और एक टक बस आरोही को देखने लगा। वहीं आरोही दच को खुद की तरफ देखते हुए उसके सामने गई और चुटकी बजाती हुई बोली, कहाँ खो गए आप? ऑफिस नहीं जाना क्या? दच आरोही की बातों से होश में आता है और तुरंत उसके कमर में हाथ डालकर बोला, इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरा मन तो यही है कि आज मैं ऑफिस ना जाकर यहीं रुक जाऊं। तुम क्या सोचती हो वाइफी? आरोही पहले तो हल्का शर्माती है और फिर तुरंत दच को धक्का देकर बोली, ऐसा सोचिएगा भी मत। अपना काम करिए और हाँ, जल्दी नीचे आइए, आपके लिए नाश्ता रेडी है। ये कहकर वो चुपचाप अपने बालों को झटकते हुए वहां से बाहर चली गई। दच मुस्कुराते हुए, उफ वाइफी, और कितने झटके दोगी? ऐसा कहते हुए दच अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से बाहर चला आया। आरोही ड्राइंग रूम में जाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवाती है और खुद दच के आने का इंतजार करने लगती है। जब दत्त सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है तो आरोही को नाश्ता ना करते हुए देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड वाइफी, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो तुम? तब आरोही उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए बोली, मैं करने ही जा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलिए, अब आप आ ही गए हैं तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये कहकर आरोही ब्रेकफास्ट प्लेट में निकालने लगती है। वहीं दच की नजरें आरोही के गुलाबी होठों पर थी, जिसे आरोही बार बार अपने दांतों के बीच दबाकर काट रही थी। ये देखकर दच का गला सूखने लगा। उसे अब आरोही के होठों की तलब लग जाती है। दच खुद को नहीं रोक पाता है और जैसे ही आरोही चेयर पर बैठने वाली होती है कि तभी दच एक झटके में आरोही को उसके कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और बिना वक्त गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रख पैशन के साथ चूमने लगता है। ये सब दच ने इतना जल्दी किया था कि आरोही को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है और अब दच के चूमने से वो अवाक सी रह जाती है।
वहीं दच बड़े ही शिद्दत से आरोही से कभी अपर लिप्स तो कभी लोअर लिप्स को शक करता है। करीब 20 मिनट बाद जब आरोही को सांस फूलने लगी तो दच धीरे से आरोही के होठों को छोड़ दिया। फिर आरोही की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, ओ वाइफी, यू आर सो क्यूट एंड योर लिप्स इज डिलीशियस। कुछ समय बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दच बहुत ही खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपनी मेट को बुलाकर कहा, वाह शांति काकी, आपने तो आज बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। शांति आंटी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आज ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया बल्कि बहू रानी ने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया। आज इनकी पहली रसोई है इसलिए इन्होंने कहा मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट। दच आंटी की ये बात सुनते ही एक तिरछी नजर करके पास में बैठी आरोही की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं और वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। वहीं आरोही इंतजार कर रही थी कि दच कब उसकी तारीफ करे, पर दच ने उसकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोलता है, जिस कारण आरोही को मन ही मन दच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, कैसा खड़ूस इंसान है, आंटी की तारीफ करने के लिए उन्हें किचन से बाहर बुला लिया, पर जैसे ही पता चला कि ब्रेकफास्ट उसकी वाइफ ने बनाया है तो एक बार भी तारीफ के शब्द उसके मुंह से नहीं फूटे। खड़ूस कहीं का। वहीं दच मन ही मन ब्रेकफास्ट करते हुए हल्का मुस्कुरा रहा था और टेढ़ी नजर किए स्माइल कर रहा था, जैसे मानो वो आरोही के मन में चल रही सारी बातों को जान गया हो। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके विला से निकलकर कार में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चलने के लिए तैयार थे। आरोही अपने ऑफिस जा रही थी और दच अपने ऑफिस। अब तक आरोही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने बालों को ऐसे बांध दिया था जिससे उसके मांग में लगा सिंदूर किसी को दिखाई ना दे और अपने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे के अंदर छिपा लिया था। दच अभी भी आरोही से कुछ नहीं बोल रहा था। वो अपने लैपटॉप में जरूरी काम कर रहा था। वहीं आरोही गुस्से से मुंह फुलाए विंडो के बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इस वक्त कार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बस लैपटॉप पर चल रही उंगलियों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वहीं आरोही गुस्से से कभी दच की तरफ घूर कर देखती जब दच उसकी तरफ नहीं देखता है, फिर वापस से विंडो की तरफ देखने लगती है। आरोही की हरकतों को दच अपनी तिरछी नजरों से देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला, उफ, ये नाराजगी, उफ, ये गुस्सा कहीं मेरी जान ना ले ले वाइफी। ये कहकर वापस से लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद आरोही अपने ऑफिस के थोड़ी दूर पहले ही आरोही ने दच से कहकर कार रुकवा दी और वो जल्दी से उतरकर जाने लगी। तभी दच उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए बोला, इतनी जल्दी कहाँ है वाइफी, कम डाउन, रिलैक्स, आराम से जाओ। वहीं आरोही गुस्से से दच को घूरते हुए बोली, लीव मी है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। दच ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा। वो एक सिंपल से सूट में हल्का मेकअप किए हुई थी, पर वो सिंपल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरोही का ये रूप देखकर दच को कुछ अच्छा तो नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। वहीं आरोही भी दच के चेहरे के उभरते भाव को देखकर सब समझ गई। वो बिना कुछ बोले अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत कार से बाहर चली गई। वहीं दच भी उसे जाते हुए देखकर कुछ नहीं बोला और कुछ ही सेकंड में दच की कार फुल स्पीड से आगे बढ़ गई। आरोही ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में बैठकर गुस्से से लैपटॉप पर काम कर रही थी। अभी भी उसे दच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी समय उसकी फ्रेंड जिया जाकर उसे हेलो कहकर उसे मुंह फुलाए देखकर बोली, लगता है आज रात भर जीजू ने तुम्हें सोने नहीं दिया, जिस कारण मेरी फ्रेंड का मुंह फुला हुआ है। जिया की यह बात सुनते ही आरोही को एक बार फिर से दच पर गुस्सा आने लगा। वो तुरंत जिया से बोली, उस इंसान का नाम भी मत ले मेरे सामने और चुपचाप अपना काम कर। ये कहकर वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को फिराने लगी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अपने पति से बहुत नाराज है। तभी जिया के मोबाइल पर करण का कॉल आया। जिया ने जब देखा तो करण की कॉल थी, जिसे देखकर जिया चौंक गई। फिर सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, ये घटिया इंसान मेरे नंबर पर क्यों कॉल कर रहा है। आरोही जिया को कंफ्यूजन वाली नजरों से देखने लगी, मानो कह रही हो तुम किस इंसान की बात कर रही हो। जिया ने आरोही की बातों को समझकर अपने मोबाइल को आरोही की तरफ दिखाया तो जैसे ही करण का नाम फ्लैश होते देखा तो वो चौंक गई। वो जल्दी से अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखी तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तुरंत अपने मोबाइल को ऑन करते हुए जिया के मोबाइल पर आ रहे कॉल को पिक किया। जैसे ही कॉल पिक किया तभी दूसरी तरफ से रोहन की गुस्से भरी आवाज आई, वेयर आर यू आरोही, तुमने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करके रखा है, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। करण की ये बात सुनते ही आरोही को तो बहुत तेज गुस्सा आया।
पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांत भाव से बोली, कम डाउन करण। एक्चुअली मेरा मोबाइल कल रात में गिर गया था, जिसके कारण उसकी बैटरी डेड हो गई थी। अभी मैंने उसे चार्जिंग पर लगाकर ओपन किया है, कुछ देर में वो सही हो जाएगा। ये सुनते ही करण, जो पहले बहुत गुस्से में था, वो शांत हो गया और फिर तुरंत बोला, आरोही, मैं अब और लेट नहीं करना चाहता। मैं जल्द से जल्द कल ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही आरोही तो जैसे हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज करण को एकदम से क्या हो गया, जो वो उससे कल ही शादी की बात कर रहा। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर करण एकदम चौंक गया। आरोही एक पल के लिए एकदम शांत हो गई, फिर कुछ सोचकर और खुद को संभालते हुए बोली, ओके करण, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। करण ये सुनते ही पहले तो चौंक गया, फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और खुश होते हुए बोला, तुम वाकई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? आरोही ने मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, वी आर लव ईच अदर। शादी तो बनती ही है। करण से शक वाले तरीके से प्रश्न करते हुए पूछती है, मैंने सही कहा ना करण? करण बिना हिचकिचाते हुए धीरे से बोला, ऑफ कोर्स आरोही, आई लव यू सो मच। कुछ देर इसी तरह बातें करने के बाद आरोही ने कॉल कट कर दिया। करण अभी भी होटल में ही था। वो हल्का मुस्कुराते हुए बालकनी से रूम में आया। वहीं मायरा अभी भी लेटी हुई थी। मायरा ने करण को बालकनी से मुस्कुराते हुए आते देखकर बोली, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। करण मायरा के पास आकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को किस करते हुए बोला, ऐसा ही कुछ समझ लो जाने मन। अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा हो गया तो बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खजाना मुझे मिलने वाला है। ऐसा कहकर उसे वापस से होठों पर तेजी से किस कर वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं मायरा करण का ये रूप देखकर हैरान थी। वो सोचने लगी कि आखिर करण किससे बात कर रहा था, जिसकी बात सुनकर करण इतना खुश है। वो करण के बिहेवियर को देखकर धीरे धीरे उसे उस पर शक होने लगा था। वो करण के बाथरूम में जाते ही उसके मोबाइल पर आए हुए लास्ट कॉल को चेक करने लगी। जैसे ही उसने आरोही का नंबर देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। वो समझ गई थी कि जरूर इसमें आरोही और करण के बीच कोई बात हुई है। मायरा ने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग में जाकर करण और आरोही के बीच की सारी बातें सुन ली। एक्चुअली करण का मोबाइल हमेशा से उसका कॉल रिकॉर्डिंग में चला जाता है, क्योंकि करण ने उस तरीके से अपने मोबाइल को रखा हुआ था कि जब भी किसी का कॉल होता था तो वो रिकॉर्ड हो जाता था। और ये बात मायरा को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था। मायरा ने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन किया तो एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी, उसके हाथों की पकड़ मोबाइल पर और कसती जा रही थी और उसका चेहरा काला पड़ते जा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद जब मायरा को आभास हुआ कि करण वॉशरूम से बाहर आ रहा है, तो मोबाइल को वापस उसी जगह पर रखकर फिर बेड पर पहले की तरह लेट गई। वो बेड पर ऐसे लेटी जैसे मानो वो पहले से ही लेटी हुई हो। वहीं करण गुनगुनाते हुए और सीटी बजाते हुए वॉशरूम से बाहर आया। अभी वो सिर्फ टॉवल में ही था। मायरा अपनी तिरछी नजरों से करण के एक एक एक्टिविटी को देख रही थी। उसकी नजरें करण के सिक्स पैक्स ऐप पर जाकर रुक गई। करण के सिक्स पैक्स ऐप को देख करके मायरा पागल सी हो गई। ना जाने क्यों वो करण को पाना चाह रही थी। वो किसी भी हाल में करण को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती थी। वो कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुराई और करण के पास जाकर उसे किस करके वॉशरूम की तरफ चली गई। करण मायरा का ये रूप देखकर मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में चला गया और कुछ ही देर में वो 3 पीस सूट पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आया। मायरा अभी भी वॉशरूम में ही थी। करण मायरा को बाय बोलकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। मायरा जानबूझकर वॉशरूम में रुकी हुई थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा था। कुछ देर बाद करण के जाने के बाद मायरा वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मायरा खुद से मुस्कुराती हुई बोली, मैं भी देखती हूँ कि आरोही तुम्हें कैसे सारी खुशी मिलती है। मैं तुम्हारी हर एक खुशी को तुमसे छीन लूंगी। करण सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ये कहकर वो एक शातिल तरीके से मुस्कुराने लगी। अरे कोई इस पागल लड़की को बता दे कि कौन इसके करण को ले रहा है, और आरोही को तो करण से लाख गुना बेटर लड़का मिल गया है। जब इस पगली को पता चलेगा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तब इसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। आरोही ने पहले तो मैसेज को इग्नोर किया, पर एक के बाद एक कई मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगे।
तब आरोही ने ना चाहते हुए भी अपने लैपटॉप पर कर रहे काम को बंद कर और लैपटॉप को साइड में रखकर अपने मोबाइल को चेक करने लगी। मोबाइल पर आ रहे मैसेज को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और वापस से उसके होठों पर एक देवी स्माइल आ गई। आई होप आप सभी को मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो आप सब स्टोरी को सुन करके अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू।